अब बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है SN2 रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर हमको एल्काइल हैलाइड अल्कोहल ईथर इस तरह के चैप्टर पढ़ने हैं तो हमको पहले SN1 SN2 रिएक्शन को जान लेना चाहिए, क्योंकि सब की प्रिपरेशन हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो सब SN1 SN2 से होकर ही जाने वाला है। ठीक है, तो अब बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब है कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से। न्यूक्लियोफाइल चाहिए स्ट्रांग, SN1 में कैसा चाहिए था, वीक। सॉल्वेंट कैसा चाहिए, पोलर अप्रोटिक, उसमें कैसा चाहिए था, पोलर प्रोटिक। उसमें मैंने बताया था कि पोलर प्रोटिक क्यों चाहिए, इसमें भी मैं बताऊंगा कि पोलर अप्रोटिक क्यों चाहिए। ये बात अभी हम करेंगे। सबसे पहले बात कर ले कि SN2 रिएक्शन होता क्या है। तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ये, और जिसमें मैंने ये ऑरेंज, ये रेड, ये ब्लू, ये ब्लैक और ये कार्बन, कार्बन काला होता है तो काला, ये हमने ले लिया। हमारा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ऐसे 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 है, जिसमें ये रेड वाला अंदर की साइड है और अंदर की साइड कौन है, H है। ऑरेंज वाला बाहर की साइड है और बाहर की साइड कौन है, D है। R ऊपर है, एल्काइल ग्रुप ऊपर है, और ये हमारा X है, लिविंग ग्रुप है जो छोड़ के जाएगा। ठीक है, जब ये छोड़ के जाएगा, जिस समय ये छोड़ के जाएगा, जिस समय ये छोड़ के जाने वाला होगा, क्योंकि जाएगा तब तो वो SN1 हो जाएगा, छोड़ के जाने वाला हो, जैसे मत ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और ये यहाँ से टूटना स्टार्ट कर देता है। कैसे? एक आपको सोशल एग्जाम्पल बताएं कि आप लोगों ने बस में या ट्रेन में सफ़र किया होगा, या बस भरी भीड़ वाली बस में आपने सफ़र किया होगा, जिसमें अक्सर ऐसा होता है, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बसों में सफ़र नहीं किए हैं या ट्रेनों में सफ़र नहीं किए हैं, या इस तरह की ट्रेनों में सफ़र नहीं किए हैं जहाँ पर जगह नहीं है, वो सीधे अपना कंपार्टमेंट में जाते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, या बस में या ट्रेन में, या फिर वो अपनी कार से या फ्लाइट से जाते हैं। मेरे ख्याल से उनको भी ये बात सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि हमारा जो देश है, जिसमें 90% जनता, 90% से ज़्यादा लोग इसी एग्जाम्पल से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि हमारा देश एक डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब एक बस के अंदर, मान लीजिए मेरे साथ अक्सर ऐसा वाक़या, मतलब मैं गरीब आदमी हूँ यार, तो मेरे साथ अक्सर ऐसा वाक़या होता रहता था। एक तो चुटकुला भी बन गया था बहुत मज़ेदार, वो मैं कभी आपको सुनाऊंगा, क्योंकि इसमें चुटकुला सुना दूंगा तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा। बात ऐसे अपने मन की करनी हो तो कभी यूं ही बैठ के करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि एक आदमी है जो बस से उतरने वाला है, एक आदमी है जो बस से उतरने वाला है, उसका नाम X है, और ढेर सारे लोग खड़े हैं जो उस सीट पर ताक लगा के खड़े हैं कि मैं यहाँ पे बैठूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बैठूं। पतले दुबले, मरियल से, हट्टे कट्टे, सब तरह के लोग वहाँ पर खड़े हैं, पर वैरायटी रहती है अलग अलग तरह के लोगों की। ऐसा नहीं होता गरीब आदमी हट्टा कट्टा ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। गरीब आदमी भी मोटा तगड़ा हट्टा कट्टा रहता है, जो भी खाता है उसके शरीर में लग रहा है तो मतलब वो हट्टा कट्टा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खूब पैसा रहता है उनके पास, उसके बावजूद भी मरियल रहते हैं, उनके मम्मी पापा उनको लाख दूध पिला दे, लाख हॉर्लिक्स पिला दे, उसके बावजूद भी उनका वजन 50 किलो से ज़्यादा नहीं हो पाता। कारण मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो मैं खुद अपने बच्चों को देखता हूँ कि 10 किलो का वजन, मतलब मेरे छोटी, तुम्हारा वजन कितना है? 70 15 किलो है, बताओ। मेरी छोटी बेटी का वजन 15 किलो है और वो 6 या 7 ईयर की है। कितने ईयर की हो?
7 ईयर की है। हाँ चलो, मुझे ये बात जाननी चाहिए कि मेरे बच्चा जो है कितने ईयर का है, मतलब मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं याद रहती है। तो ये हमारे जो से इंडियन पेरेंट्स की आदत है। तो चलो हम लोग अपने बस की बात करते हैं। अब हमारे बस में से एक आदमी, एक सज्जन उतरने वाले हैं जिनका नाम है एक्स। ये जैसे ही ऐसे करके हिलते हैं, हल्का सा ऐसे पीछे से, क्योंकि सामने से कोई नहीं आ सकता। जैसे इस तरफ से अगर ये निकल रहे हैं तो इसी तरफ से आने वाला आदमी को ये धक्का मार देंगे तो वो तो फेंका जाएगा उधर, वो तो आने वाला नहीं है। आने वाले जो हैं वो पीछे से आएंगे तभी इस जगह को कवर कर सकते हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ से कवर करता है? पीछे से। अब कई लोग हैं तो कई लोग हैं उसमें जो सबसे ताकतवर है वो धक्का मार के ऐसे करके बैठ जाएगा। वो कैसा होना चाहिए? ताकतवर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने धक्का मारा। लेकिन धक्का मारने से पहले बीच की एक सिचुएशन सोचिए कि क्या हुई होगी जब एक्स पूरा उठा भी नहीं होगा और न्यूक्लियोफाइल थोड़ा सा बैठ गया होगा। मतलब एक समय ऐसा जिसमें दोनों आधा आधा बैठे हुए हैं, उसको ट्रांजिशन स्टेट बोला जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट, टीएस का मतलब क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है। अब मतलब इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि ऐसे देख लीजिए, ऐसे हो रहा है। ये इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया, तो डाउन वाला बात हो गया। चलो ऐसे समझाते। ये एक्स है और ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये एक्स है जो टूटना चाहता है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहता है। ये वाली कंडीशन हो गई, इसको पेंटावेलेंट कंडीशन बोला। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? दिखाई दे रहा होगा। पेंटावेलेंट कंडीशन हो गई। पेंटावेलेंट का मतलब ये नहीं कि sp3d हो गया हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो ही नहीं सकती क्योंकि कार्बन के पास d ऑर्बिटल है ही नहीं। यहां पे तो आधा आधा बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर जैसा लगता है बीच में ट्रांजिशन स्टेट में, किसी स्टेज पे ऐसा बनता होगा। अब ये एक्स वाला आदमी क्या है? आधा उठा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आधा बैठा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक्स का मूड बदल जाएगा कि नहीं भैया मैं तो दूसरे स्टेशन पे उतरूंगा, मैं पूरा बैठूंगा, तुम जाओ। ऐसा नहीं होगा। एक्स हटेगा, न्यूक्लियोफाइल पूरा बैठेगा और ये कंडीशन आएगी। तो अब एक्स इधर से हटा और न्यूक्लियोफाइल इधर से बैठा। इसको बोला गया 100% इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन। पहले डीटीसी की बस चलती थी दिल्ली में। मैं कालका जा रहा था। तो वो बाहरी मुद्रिका वाली बस चलती थी जिसमें वो पूरा दिल्ली घुमा देती थी एक बार। तो उसका क्या होता था? पास बनता था 35 रुपीज़ का, 35 रुपये का पास बनता था। दिन भर घूमिए चाहे जहाँ घूमना हो। तो हमको ये रहता था कि हम लोग वो पास बनवा लेते थे जिससे कि हम लोग दिन भर बस में जहाँ जहाँ हम लोग को काम रहता था, क्योंकि हम लोग तो यहाँ वाराणसी के रहने वाले थे, तो वहाँ जाते थे तो जो काम रहता था सारा निपटा लेते थे 35 रुपये में। तो उसमें मैं खड़ा था और मैं वो कहानी सुनाई दे रहा हूँ आपको। उसमें मैं खड़ा था और एक आदमी बैठा था। खिड़की की साइड नहीं है, वो खिड़की के इस वाली साइड बैठा था, मतलब विंडो सीट नहीं थी उसके बगल वाली थी। दो सीटर सीट थी और उसमें वो इधर वाले पे बैठा था। और वो क्या हुआ, थोड़ा सा वो उठा और खिड़की की तरफ गया तो मैं बैठ गया। फिर वो आकर मेरी गोद में बैठ गया। फिर वो बोला उठो। तो फिर मुझे लगा कि मैंने उसको बोला कि भैया मुझे तो लगा आप उठ रहे। नहीं मैं उठ नहीं रहा था, मैं तो पान थूकने गया था। तो इस तरीके से मैं खड़ा होके गया और मेरा मजाक भी बन गया। तो चलिए आइए, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि SN2 रिएक्शन क्या है। इस रिएक्शन में कार्बोकेटायन नहीं बन रहा क्योंकि ये पूरी तरीके से टूटकर C+ नहीं बनता, उससे पहले ये जुड़ने लगता है। और बीच में कहने का मतलब है कि वो सीट आपको खाली दिख ही नहीं रही है। ये उठ रहा है वो बैठ रहा है, ये उठ रहा है ये बैठ रहा है, ये उठा वो बैठ गया, खाली ही नहीं मिला आपको। तो अब जैसे एक क्या होता है कि एक आदमी उठ गया, वैकेंट सीट है, उस पर आके कोई बैठ गया, दैट इज द SN1 रिएक्शन। और इसके अंदर कार्बोकेटायन, ये खाली सीट का मतलब कार्बोकेटायन है।
लेकिन एक उठ रहा है, दूसरा बैठ रहा है, एक उठ रहा है, धीरे धीरे बैठ रहा है, तो वो जगह खाली हुई नहीं। एक समय ऐसा आया कि आधा इसने घेरा, आधा इसने घेरा, फिर इसने आधा से थोड़ा कम हुआ, ये आधा से थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर ये थोड़ा कम हुआ, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, ये 25% हुआ, ये 75% हुआ, ये 10% हुआ, ये 90% हुआ, ये 0% हुआ, ये 100% हुआ, और इस तरीके से पूरा बैठ गया। अब पूरा बैठ गया तो पलट के बैठा है, पीछे से आया है, तो 100% इन्वर्जन। 100% क्या हुआ? इन्वर्जन। रिटेंशन इसमें है ही नहीं। अच्छा, एक बात और यहां पर आपको जाननी चाहिए कि इस रिएक्शन में केवल एक स्टेप है, केवल एक स्टेप है। तो मैंने जो यहां पे फास्ट लिखा ये गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, मैं एडमिट करता हूं ये बात, मैंने गलत लिख दिया। मतलब ये सीधे यहां से यहां पहुंच रहा है, ये बीच का स्टेप है जो मैं नीचे बनाता था, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये फास्ट नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये सीधे ट्रांजिशन स्टेट के बाद, मतलब एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप है, एक ट्रांजिशन स्टेट एक स्टेप। तो ट्रांजिशन स्टेट एक है तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, नो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, नो रीअरेंजमेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट की यहां पे बात कर लेते हैं SN2 में। पहला पॉइंट ये है कि इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, जैसे एक ट्रांजिशन स्टेट, एक स्टेप, हमारा एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, एक स्टेप है ये, और वो भी जो है वो स्लो है, RDS है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियोफाइल को अगर बैक साइड से अटैक करना है तो पीछे से जगह खाली होनी चाहिए, पीछे से जगह खाली होनी चाहिए। इसका मतलब जो एल्काइल ग्रुप है हमारा, जो भी ग्रुप है जिसके ऊपर X लगा हुआ है, जिस कार्बन पे X लगा हुआ है, उस कार्बन पे जो बाकी ग्रुप है वो छोटे छोटे हों ताकि पीछे से अटैक हो पाए, है ना। जैसे जो आदमी बैठा है उसके दूसरी तरफ से अगर दूसरा आदमी बैठना चाहता है और उसने अपने ढेर सारा जो है झोला, बोरा और जो है बैग रख रखा है अपने पास, तो दूसरे वाले को अटैक करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए ये बात समझिएगा कि SN2 तब होता है जब लिविंग ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस कार्बन पे छोटे छोटे ग्रुप जुड़े हों। समझ गए? अच्छा, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाता है, पर वो हाइब्रिडाइजेशन sp3d नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सिंस पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन TS, पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि X पूरा टूटा नहीं है और न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ गया है, तो X पर भी नेगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल पर भी नेगेटिव है, तो कार्बन पे बड़ा नेगेटिव चार्ज जैसा भीड़ लग जाता है। और जब इतना वजन आ जाता है, इतना भार आ जाता है, तो कोई ऐसा सहारा जो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींच ले, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ऐसा कोई सहारा मिल जाए ना तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। तो तेज कब हो जाएगी? जब उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। और ऐसा केवल SN2 में नहीं होता, ऐसा E2 में भी होता है, क्योंकि E2 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है तो वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज बेस होता है। भाई वहाँ पर लिविंग ग्रुप हटता है, बेस का अटैक हो रहा होता है H पर, तो वहाँ पर पांचों चीज़ें, आपको बताया था कि पांचों चीज़ें, 5 एटम जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, तो वहाँ पर बेस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज रहता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उस कंपाउंड से जुड़ा हो जो कि इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच ले, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। और यही चीज़ SN2 में है। SN2 में भी क्या होगा कि अगर X हट रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, तो X और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का बर्डन आ जाता है। और अगर इस कार्बन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाती है, और जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो रिएक्शन उतना ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो यही लिखा है, सिंस अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन TS ड्यू टू न्यूक्लियोफाइल एंड X- लिविंग ग्रुप, सो
Presence of EWG electron withdrawing group stabilizes the TS of SN2 as well as E2। मैंने E2 की बात यहाँ इसलिए बता दी क्योंकि मैंने वहाँ शायद E2 की बात वहाँ पर नहीं बोली है, या बोली होगी तो मैंने रिवाइज करा दिया। Presence of EWG increases the rate of SN2 as well as E2, दोनों की रेट को EWG बढ़ाता है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन के Rx इंटू NU। Rx क्या है? वो कंपाउंड है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है और ये न्यूक्लियोफाइल है। अब स्लो स्टेप में दो चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, Rx भी इन्वॉल्व हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो स्लो स्टेप में जितनी चीजें इन्वॉल्व होती हैं उनकी कंसंट्रेशन लिख दी जाती है। SN1 में स्लो स्टेप में केवल Rx इन्वॉल्व हो रहा था, क्योंकि स्लो स्टेप में केवल Rx इन्वॉल्व होकर कार्बोकेटायन बनाता था, न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट स्टेप में होता था। तो फास्ट स्टेप वाले को रेट ऑफ रिएक्शन वाले में नहीं लिखते हैं, स्लो स्टेप में वाले को ही लिखते हैं ये। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, SN2 में स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर रहा है और Rx का X भी टूट रहा है, मतलब Rx भी इन्वॉल्व हो रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा, 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस। इसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा करते हैं, पहले इसको समझा दें। पोटेंशियल एनर्जी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन डायग्राम सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। पहाड़ी जो है वो एक ही ऊंचाई, एक ही पिक होगी, दो या दो से ज़्यादा इसमें नहीं होगा। जैसा कि SN1 में आपने देखा था कि 2 भी हो सकते थे और 3 भी हो सकते थे जब रीअरेंजमेंट होता, लेकिन यहाँ पर न कार्बोकेटायन बनता है और न कोई रीअरेंजमेंट का चांस है। मेरी बात समझ पाए? अच्छा, ये है 100% इन्वर्जन टेक्स प्लेस। इसकी मीनिंग को क्या समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, आप क्या समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता। इस समय जब मैं बोल रहा हूं कि क्या समझ पा रहे हैं मुझे नहीं पता, तो आप सोच रहे हैं नहीं समझ जा रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि क्या समझ पा रहे हो, तो शायद वीडियो में से निकल के बोल दो कि सर हम ये समझ पा रहे हैं कि बैक साइड से अटैक हो रहा है। 100% ताली बजाने लायक है कि बैक साइड से अटैक हो रहा है। लेकिन अब एक बात बताइए कि अगर हमारा रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट क्या होगा, S होगा कि R होगा? तो शायद आप लोगों में से कई लोग बोल देंगे कि S होगा, कई लोग बोल देंगे R होगा। अच्छा, ज़्यादातर लोग बोल सकते हैं कि S होगा क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा है, तो इन्वर्जन हो रहा है। तो 100% इन्वर्जन का मतलब कि कॉन्फ़िगरेशन पलट जा रही है। ठीक है, अब इसी बात को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, तो अब मैं इसी बात को आपको समझाता हूं। अब देखो, मैंने 2 एग्जाम्पल यहां पे ले रखा है, दोनों एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूं। और हमारा ये RDS है, ये भी क्या है, RDS, स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन है, और ये क्या है, SN2 है। अब यहां क्लियर कर दे कि ये भी क्या है, SN2 है। क्योंकि कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ SN1 भी हो सकता है, तो मैं ये बोलूँ कि हमको SN1 कराना ही नहीं है। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि केवल SN2 हो ही रहा है। ठीक है, अब हम इसका अटैक करवाते हैं। तो हमने OH का अटैक करवाया, ये टूटा, इसका बैक साइड से अटैक हुआ। OH आ गया इधर, F आ गया इधर, CH3 इधर और H इधर। कोई बोले कि भाई सर Cl क्यों टूटा, F क्यों नहीं टूटा? तो भैया Cl का बॉन्ड थोड़ा बड़ा है, F का बॉन्ड थोड़ा छोटा है और लिविंग टेंडेंसी Cl की ज़्यादा होती है, ये मैंने आपको लिखवाया था। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ कि ये टूटा, ये अटैक हुआ, यहाँ पर भी OH, ये D, ये CH3, ये H। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन गधों नहीं निकालना आता तो पहले उस वीडियो को देखो जो RS कॉन्फ़िगरेशन वाला मैंने दिया है आप लोगों को। तो ये नहीं कि मुझे RS कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं आता, मैं सर कैसे करूं? अरे ऐसा नहीं है, RS कॉन्फ़िगरेशन तुमको आना चाहिए। RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो करो कैसे इसको? तो आओ देखें पहले इसका RS कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 3 R, ये देखो 1 2 3 R। भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा है ना। यहां पे देखो 1 2 3 1 2 3, यहां पर देखो 1 2 3
देख लीजिए भाई। अच्छा, एक में क्या हुआ, आर का आर ही बन गया, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगी, 100% इन्वर्जन है। और दूसरे में एस से आर बन गया, 100% इन्वर्जन है। तो अगर आपको कोई बोले कि क्या 100% इन्वर्जन का मतलब ये है कि कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं, ये तो डिपेंड। देखिए कैसी क्या ट्रिक इसमें मैंने इस्तेमाल किया था। मैंने ये दोनों क्वेश्चन को देते समय क्या सोच कर क्वेश्चन दिया था, ताकि ये क्वेश्चन ही ट्रिकी हो जाए। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने सोचा क्या था, आइए देखते हैं। जब मैंने इस OH को अटैक कराया तो देखिए पहले क्या था, पहले प्रायोरिटी में नंबर 1 ये था। OH का अटैक कराने पर प्रायोरिटी में नंबर 1 ये हो गया। जब जिस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा रहे हो और जो लिविंग ग्रुप हटा रहे हो, लिविंग ग्रुप अगर की जो प्रायोरिटी है वही अगर न्यूक्लियोफाइल की भी प्रायोरिटी हो, लिविंग ग्रुप की जो प्रायोरिटी है वही न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी हो, तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी। आइए समझाते। जैसे ये क्या है, प्रायोरिटी 1 है क्योंकि कार्बन, क्लोरीन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, तो ये नंबर 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ऑक्सीजन का है, तो ये नंबर 1 है। तो देखिए क्लोरीन का नंबर 1, यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 1। लिविंग ग्रुप जिस प्रायोरिटी का था नंबर 1 था, उसी प्रायोरिटी का अगर न्यूक्लियोफाइल है, ये भी नंबर 1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगी, पलट गई। लिविंग ग्रुप जिस प्रायोरिटी का है ये नंबर 1 है। न्यूक्लियोफाइल, अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल देखिए प्रायोरिटी ये 1 है, ये 2 है। न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी यहाँ पर 2 है। अगर न्यूक्लियोफाइल की वो प्रायोरिटी नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन पलट नहीं सकती, या पलट भी सकती है, नहीं बोल सकते कुछ, वो तो डिपेंड करेगा कि ये इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो रही है कि इसकी ज़्यादा हो रही है कि इसकी ज़्यादा हो रही है, वो डिपेंड करेगा। तो एक बात का ये आप ध्यान रखेंगे कि 100% इन्वर्जन SN2 में हमेशा होगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये आप कुछ रट्टा नहीं मारेंगे, ये आप कॉन्फ़िगरेशन हमेशा करके देखेंगे कि आर आ रहा है कि ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है कि आर आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन की। बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन की। इसमें हमारे 4 फैक्टर हैं जो कि आप लोगों ने SN1 में भी देखा था, हम SN2 में भी वही बात करेंगे। पहला है डिग्री ऑफ RX, दूसरा है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तीसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जिसको हम X से डिनोट कर रहे हैं, और चौथा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये हमारे छोटे छोटे इफेक्ट हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ RX की। ध्यान से समझिएगा, R जो RX का R है शुड बी स्मॉलर, कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेस स्टेरिक, छोटा होना का मतलब उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। फॉर SN2 अटैक फ्रॉम बैक साइड, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए क्योंकि बैक साइड से अटैक आसान हो सके। अगर बैक साइड बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, छाते की तरह घेरा हुआ है, तो पीछे से अटैक क्या होगा, मुश्किल होगा, और अगर मुश्किल होगा तो SN2 नहीं होगा, तब फिर SN1 का चांस हो जाएगा। तो SN2 होने के लिए आपको R ग्रुप कैसा चाहिए, छोटा। तो देखिए अगर SN2 जैसे ये R ग्रुप है, सबसे छोटा R ग्रुप यही होता है। उसके बाद ये है, इसमें 2 H है और 1 कार्बन है, इसमें तो तीनों H है। यहाँ पर देखो 1 H है और 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर तीनों एल्काइल ग्रुप है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नो SN2 ओनली SN1। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कोई SN2 होगा ही नहीं, केवल SN1 होगा। अच्छा, ये तो बात हुई। ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी ब्रांचिंग है, ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा कार्बन पे क्या है, ब्रांचिंग है। भाई ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन पे 1 कार्बन लगाए, ये अल्फा कार्बन पे 2 कार्बन लगाए, या अल्फा कार्बन पे 3 कार्बन लगाए। तो ब्रांचिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है तो SN2 की वैल्यू क्या होती जा रही है, SN2 का रेट क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें बीटा ब्रांचिंग की,
तो SN2 के लिए पीछे से अटैक होने के लिए जगह क्या होनी चाहिए? खाली। तो अगर हम बोले रेट ऑफ SN2, तो इसके लिए हमको सबसे खाली ये मिला, उसके बाद ये मिला, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। जैसे ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन पे एक ब्रांच है, और यहां बीटा कार्बन पे क्या है? 2 ब्रांच है। तो यहां पर अगर आप बोले कि क्या होगा, SN1 SN2 होगा, तो यहां आप बोलेंगे कि नो SN2, क्योंकि बैक साइड से अटैक क्या स्टेरिकली हिंडर्ड है, बैक साइड से अटैक हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ और बात करें कि कहाँ SN2 नहीं हो सकता, तो जैसे देखिए, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अच्छा, यहां आप जानते हैं कि ब्रिज हेड कार्बन पे कार्बोकैटायन तो बन ही नहीं सकता और बैक साइड से अटैक हो नहीं सकता। तो यहां तो आप बोलेंगे नो SN1 एंड SN2, या तो ना SN1 होगा ना SN2 होगा। तो अगर इतने की बात करें तो आप बोलेंगे नो SN2, यहाँ पर कोई SN2 नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, यहाँ से बैक साइड से अटैक होगा नहीं। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, टूटेगा नहीं। मान लो टूट भी जाता है, कोई और बहुत स्ट्रांग आप बेस लगा देते हैं या कुछ कैटलिस्ट लगा देते हैं, तो ये टूट भी जाता है, तो बैक साइड से अटैक कैसे होगा? तो SN2 नहीं होगा। यहाँ बैक साइड से अटैक नहीं होगा, SN2 नहीं होगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, SN1 भी नहीं होगा। यहाँ तो एक बार हो भी सकता है, SN1 हो सकता है कि कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, मतलब X टूट जाए, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो आपको ना SN1 मिलेगा ना SN2 मिलेगा। तो दोनों चीज़ें याद रखिए कि अल्फा ब्रांचिंग बढ़ने पर भी SN2 कम होगा और बीटा ब्रांचिंग बढ़ने पर भी SN2 कम होगा, और कुछ जगह SN2 होगा ही नहीं। तो कुछ बातें और करते हैं, एक आप क्वेश्चन आपको और देकर समझाते हैं। अब देखिए, आपको मैंने 4 क्वेश्चन दे रखा है, ये चारों क्वेश्चन है ABCD, ये 4 ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इन दोनों में से ज़्यादा अच्छा SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा, इन दोनों में भी यही बात करनी है, इन दोनों में भी यही बात करनी है, इन दोनों में भी यही बात करनी है। तो सबसे पहले देखा जाए इन दोनों में ज़्यादा अच्छा SN1 कौन देगा। तो SN1 के लिए आपको क्या, आपके दिमाग में क्या करना है, Cl को तोड़ना है। सब जगह Cl ही लगा दिया है मैंने, इसलिए एक साथ Cl बोल रहा है। Cl को तोड़ना है, पॉजिटिव चार्ज लाना है और उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। चलिए इसको तोड़िए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाइए, देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इसको तोड़िए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाइए, देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। विच इज मोर स्टेबल, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो SN1 1 में ज़्यादा होगा 2 से। SN2 Cl को तोड़ना नहीं है, बैक साइड से अटैक कराना है। बैक साइड से अटैक कराने के लिए आपको कैसा ग्रुप चाहिए, छोटा। तो अब आपको बैक साइड से अटैक कराना है CS2 पर, तो अब इधर क्या लगा है, CS3, और इधर CS2 पे अटैक कराना है, तो इधर क्या लगा है, इतना बड़ा ग्रुप। तो ये ग्रुप बड़ा है या ये ग्रुप बड़ा है, CS3, तो ये ग्रुप बड़ा है, ये ग्रुप बड़ा है, तो मतलब यहाँ पर SN2 का चांस कम है, तो आप पहले का ज़्यादा होगा दूसरे से। बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चा क्या करता है कि जो ऑर्डर SN1 का होता है उसी का उल्टा SN2 में बोल देता है। जो ऑर्डर SN1 में होता है उसका उल्टा SN2 में बोल देता है, सोचता है कि जो SN1 में होगा उसका उल्टा SN2 में होगा। नहीं होगा ऐसा, ध्यान रखिएगा। दोनों का कंडीशन अलग अलग है। एक में कार्बोकैटायन बनाना है और दूसरे में पीछे से अटैक कराना है। जिसमें कार्बोकैटायन स्टेबल होगा वो ज़्यादा अच्छा SN1 देगा, जिसमें पीछे से अटैक आसान होगा वो ज़्यादा अच्छा SN2 देगा। चलिए अब इन दोनों में देखते हैं। इस पर आपको कार्बोकैटायन बनाना है,
2 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आपको कार्बोकैटायन बनाना है 1 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आपको कार्बोकैटायन बनाना है 1 अल्फा हाइड्रोजन। इस पे आपको कार्बोकैटायन बनाना है 2 अल्फा हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं? लेकिन आप ये जानते हैं कि बैक साइड से अटैक क्या होगा, मुश्किल होगा। बैक साइड से अटैक मुश्किल होगा। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि बीटा जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, जो है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, जैसे बीटा कार्बन है, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाया, इसको इधर ले गए तो ये टर्सरी बन जाएगा। यहाँ पर इसको ले गए तो ये क्या होगा, सेकेंडरी बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेकंड का SN1 ज़्यादा होगा किससे, फर्स्ट से। और SN2 की बात करें तो फिर तो भीड़ यहाँ कम है, 1 का ज़्यादा होगा 2 से। इन दोनों में देखो, कार्बोकैटायन बनाओ 6 अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोकैटायन बनाओ 3 अल्फा हाइड्रोजन। SN1 यहाँ ज़्यादा होगा, SN2 यहाँ ज़्यादा होगा। इन दोनों में देखो ध्यान से, तो इन दोनों में जब आप इसको कार्बोकैटायन बनाएंगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, यहाँ कार्बोकैटायन बनाएंगे तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा। तो ये SN1 ज़्यादा होगा किसका, 1 का ज़्यादा होगा 2 से। SN2 में आप कोई कार्बोकैटायन तो बनाते नहीं है, बैक साइड से अटैक कराते हैं। इस पर आप बैक साइड से अटैक करेंगे तो ये ग्रुप उसका विरोध करेगा, रोकेगा। इसमें बैक साइड से अटैक कराएंगे तो ये ग्रुप इसको रोकेगा, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि ये क्या करता है, -I लगाएगा। अब -I क्या है, एक तरह का EWG है। और मैंने आपको बोला कि EWG की प्रेजेंस में SN2 फास्टर होता है। तो अब जैसे इस तरह के क्वेश्चन में क्या करता है बच्चा, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा करता है, बोलता है कि भाई जहाँ पर SN1 फास्ट होगा वहाँ SN2 स्लो होगा, जबकि आप देख रहे हैं कि SN1 भी 1 का ज़्यादा है, SN2 भी 1 का ही ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहाँ आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आपने 2 बताया और यहाँ पर आपने 1 बताया, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट करा दिया। यहाँ पर रीअरेंजमेंट इसलिए करा दिया क्योंकि यहाँ पर बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता। यहाँ पर बैक साइड से अटैक नहीं हो सकता, स्टेरिकली हिंडर्ड है, इसलिए इसको SN1 कराना पड़ता है। और जब ये SN1 कराएगा तो रीअरेंजमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेरिकली इतना हिंडर्ड नहीं है, इसीलिए ये ऑर्डर आपको दिया गया है। समझ गया? तो ये आप पूरा याद कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। अब मैं बात करता हूँ नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल की। अब देखिए बात करते हैं बाकी के फैक्टर की। इसमें सबसे पहला हमारा जो दूसरा फैक्टर है हमारा, पहला तो हमारा नेचर ऑफ RX था, डिग्री ऑफ RX। दूसरा है हमारा नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल में वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 देगा। आप जानते हैं कि यूजुअली सॉल्वेंट वर्क एज न्यूक्लियोफाइल, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की जरूरत होगी SN2 में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बैक साइड से अटैक करना है, पहले को बिना हटे दूसरे को अटैक करना है तो धक्का मार के लाना पड़ेगा। और धक्का मार के अगर आना है तो कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। तो SN2 की ज़रूरत है। नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए? अब धक्का मार के हटाओ चाहे जैसे हटाओ, हटने वाला तो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वाला उतरने वाला ही नहीं हो तो वो अटैक करके क्या कर लेगा। तो लिविंग ग्रुप बेटर होना चाहिए। और वो लिविंग ग्रुप अगर आपको नहीं पता है तो आपको मेरा वीडियो देखना चाहिए लिविंग टेंडेंसी वाला। और वो लिविंग टेंडेंसी का वीडियो अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये प्रोसेस होती है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, PP सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें डायपोल मोमेंट होता है और जो H+ देता है। PA सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें डायपोल मोमेंट तो होता है लेकिन H+ नहीं दे सकता, उसको बोलते हैं PA सॉल्वेंट। मैंने 4 एग्जाम्पल आप लोगों को बताए थे। एक बताया था एसीटोन, एक बताया था ईथर, एक बोला था डाईमिथाइल सल्फोक्साइड और एक बोला था डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। ये चारों मैंने लाइन से बोले हैं जैसे मैंने उसमें लिखा था अभी थोड़ी देर पहले। अब पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमको क्यों चाहिए? तो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट हमको इसलिए चाहिए क्योंकि यह रेट ऑफ SN2 को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है?
जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाह रहा होगा तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा जो H+ दे सकता है, तो वो चारों तरफ से क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को घेर लेगा। न्यूक्लियोफाइल पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो पोलर प्रोटिक वाला अपने H+ वाले उससे जो है चारों तरफ से घेर ले, मान लो वाटर ही है तो चारों तरफ से घेर लेगा, तो न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ एक कवर बन जाएगी। अब न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ जब कवर बन जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ अगर कवर, मान लीजिए कि जो है कोई आदमी बैठने के लिए आ रहा हो और उसके चारों तरफ छाता लगा दो, तो वो बैठे कैसे? तो वो तो बेचारा कितना भी मजबूत होगा कमजोर हो जाएगा। तो कम से कम ऐसा न्यूक्लियोफाइल मतलब ऐसा सॉल्वेंट हो जो न्यूक्लियोफाइल के अटैक में उसको डिस्टर्ब ना करे। तो फिर आप बोलेंगे सॉल्वेंट की ज़रूरत क्या है? अरे भैया सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है, वरना कोई दो चीज़ें ऐसी, दो अलग अलग नेचर की चीज़ों को एक जगह पर डिजॉल्व करने के लिए सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है। तो कैसे सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है? नहीं है, सॉल्वेंट की ज़रूरत है, सॉल्वेंट की ज़रूरत है, पर पोलर प्रोटिक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोलर प्रोटिक लाते ही न्यूक्लियोफाइल के चारों तरफ वो एक घेरा बना लेगा, और घेरा बना लेगा तो न्यूक्लियोफाइल जहाँ चलेगा वो चारों तरफ का घेरा एक साथ चलेगा, और वो जो है छाते की तरह चारों तरफ घेरा रहेगा और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा मुश्किल। तो इसलिए आपको चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल को कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसा सॉल्वेंट लो। तो ऐसा सॉल्वेंट कौन है? पोलर अप्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। अब आप बोलोगे कि सर पोलर अप्रोटिक लेने की ज़रूरत ही क्या है, आप तो नॉन पोलर ले लो ना। अरे भैया नॉन पोलर ले लोगे तो पता चला कि कोनो डिजॉल्व नहीं हुए उसके अंदर। जब नॉन पोलर ले लिए तो दोनों रिएक्टेंट और न्यूक्लियोफाइल को उसके अंदर डिजॉल्व भी तो होना चाहिए, तब ना वो रिएक्शन करेंगे। तो जब न्यूक्लियोफाइल डिजॉल्व भी नहीं होगा, रिएक्टेंट डिजॉल्व भी नहीं होगा, तो रिएक्ट कैसे करेगा? तो आपकी सवाल का जो मन में सवाल आता जा रहा है मैं उसका जवाब देता जा रहा हूँ आपको। मुझे नहीं पता आपके मन में सवाल आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आप इंटेलिजेंट लग रहे हैं मुझे देखने से, तो इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मान लो को जो है कोई थोड़ा सा कमज़ोर सा बच्चा बैठा हो, तुम नहीं कोई और, तो उसके लिए बोल रहा हूँ, समझ गए? तो कैसा होना चाहिए सॉल्वेंट? पोलर अप्रोटिक। मेरी बात समझ गए? चलो, तो हम जाने SN1, हम जाने SN2, अब हम जानेंगे एल्काइल हैलाइड के आगे के रिएक्शन के बारे में। नमस्कार बच्चों, देखिए आप लोगों का जो जेई मेन का या आपका जो एग्ज़ाम है अभी AIPMT का, जिसको नीट बोलते हैं, ये AIPMT इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग AIPMT और CBSE PMT के ज़माने से टीचर हैं, तो सब जुबान पे चलता है। तो मैंने क्या करा है कि केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स क्या करा है? फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। ये कब तक रहेगा? आपको जब तक कि आप नीट का एग्ज़ाम ना दे दे, या जब तक कि जेई मेन का आप एग्ज़ाम ना दे दे। करना क्या है आपको? करना है ये कि आपको इस लिंक के नीचे एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन करिए, सारा टॉपिक सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम लिंक है तो आप वहाँ से वीडियोस डायरेक्ट अपने मोबाइल में लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आपको दोबारा ऑनलाइन आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑफलाइन देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और आपको पूरा का पूरा वीडियो मिल जाएगा, फ्री में मिलेगा। क्योंकि एग्ज़ाम इतना नज़दीक है कि क्रैश कोर्स जैसी कोई चीज़ अगर आपको मिल जाए तो आपका क्या है, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। देखिए फ़ायदा उसी का होता है जो पढ़ता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा सबको हो जाएगा, फ़ायदा उसी को होता है जो पढ़ता है। तो फ़ायदा हो जाए तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है, और मुझे तो दुआएं मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, अल्लाह का आशीर्वाद मिलेगा। जो भी आप जिसको भी मानते हैं कम से कम वो मुझे आशीर्वाद देंगे कि आपका कुछ अगर भला हो गया
तो मेरा भी काम चल जाएगा। लॉन्ग कोर्स के लिए मैंने केमिस्ट्री, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो अभी मेरे पास मेरा कोई टीम ऐसा नहीं है कि मैं उसमें आपको फिजिक्स भी पढ़ाऊँ या बायो भी पढ़ाऊँ या मैथ भी पढ़ाऊँ। केमिस्ट्री के लिए मैंने कोर्स लॉन्च किया है, जिसको मैं 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप क्रैश कोर्स वाला वीडियो देखेंगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लॉन्ग कोर्स में ये कितना पढ़ाएंगे, या तो फिर आप मेरा वीडियो, मैं एक वीडियो इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का लिंक भी डाल दूंगा, एक लॉन्ग कोर्स वाला भी लिंक डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि कैसा पढ़ाएंगे। और एक मैं गैस एनालिसिस का वीडियो भी डाल दूंगा, प्रॉब्लम डिस्कस वाला और गैस एनालिसिस के टॉपिक वाला दोनों, ताकि मैं कैसे आपको प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, किस तरीके से, ये भी आपको पता चल जाए, और मैं किस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा ये भी पता चल जाए। स्टार्टिंग होगा 15 जुलाई से। 11th 12th एंड टारगेट जो होता है वो ड्रॉपर भी बोलते हैं, और या बोलते हैं हम 12th पास्ट। जो लोग इस साल 2020 में 12th का एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए ये है। जो लोग 2021 में 11th का एग्ज़ाम देंगे, 12th का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए ये है। जो लोग 2022 में 2022 में जाकर एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये है। फी जो मेरी है वो 1500 पर मंथ है। अब मुझे एक बैच में 100 बच्चा ही चाहिए। मैं पहले भी वीडियो डाला है और मेरे पास बच्चे आ गए हैं, सफिशिएंट बच्चे हैं। मैंने कहने का मतलब है कि मेरा अब कोचिंग, वो जो केमिस्ट्री की क्लास है वो बड़े आराम से चल सकती है। मैंने उसको नाम दिया है वत्स विद्यार्थी। मैंने उसको नाम दिया है वत्स विद्यार्थी। विद्यार्थी मतलब आप लोग हैं, और वत्स मतलब होता है बेटा, पुत्री, पुत्र, जिसको भी आप बोले। वत्स विद्यार्थी नाम से मैंने ये चैनल भी बनाया है, यूट्यूब चैनल भी बनाया है। मैं उस यूट्यूब चैनल का भी लिंक आपको दे दूंगा इसके नीचे। और 15 जुलाई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। मुझे 100 स्टूडेंट ही चाहिए, हर बैच में 100 स्टूडेंट ही चाहिए। मैं 100 स्टूडेंट से ज़्यादा को नहीं पढ़ा पाऊंगा, हैंडल नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप, अच्छा एक बात ये भी है कि मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आप नीट या जेई निकाल ही लेंगे। मैं आपको पूरा पढ़ाऊँगा, मैं आपको सारे अच्छे क्वेश्चंस कराऊँगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं सारे डाउट क्लियर करूँगा, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपका सिलेक्शन करा दूंगा, वो आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं। जैसे मेरी क्लास है, टाइमिंग है 4, मान लीजिए कि कोई क्लास का टाइमिंग मैंने रख रखा है 2 बजे से लेकर 2:30 तक रखा है, 1.5 घंटे की क्लास कोई रखी है, और आप उस 1.5 घंटे की क्लास में हैं ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो मैं क्या कर लूँगा। तो इसलिए आप ये बात का ध्यान रखिएगा कि आप 1500 रुपये पर मंथ फीस है मेरी, ठीक है। आप जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, क्योंकि 15 ये जो है फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, जिनको बहुत ज़्यादा लग रही हो वो ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग फ्री में भी पढ़ा दे रहे हैं। वो लोग जो है पहले फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो है ये टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, वो टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, ये कोर्स ले लीजिए, वो कोर्स ले लीजिए। और मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे आपको क्वेश्चन फ्री में देना है, मतलब आपके को इसके अंदर इंक्लूडेड है। हाँ, मैं टेस्ट जो लूँगा वो भी आपका क्लास है तो टेस्ट तो होगा, तो वो सब का कोई चार्ज नहीं है। केवल चार्ज रहेगा 1500 रुपये पर मंथ। कोई बच्चा अगर ईयरली देना चाहता है तो 1200 रुपये, 12,000 है यार, ये 12,000 पर ईयर, मतलब 1 टाइम पेमेंट है।
वन टाइम पेमेंट है, लेकिन जो बच्चा 11th में रहेगा उसके लिए 11th की फीस है 12,000, फिर 12th में जाएगा, अगर वो मेरे से फिर पढ़ना चाहेगा तो उसको 12,000 फिर देना पड़ेगा। तो ये फीस है, आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से पढ़ सकते हैं, या आपको आपने मुझे देखा ही होगा कहीं ना कहीं पर, यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, या किसी और के चैनल पर देखा होगा, या कहीं और से आप मुझे जानते होंगे, या हो सकता है कि आप कभी न कभी आपके घर का कोई मेरे से पढ़ा हो, क्योंकि लंबे समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए कई खुद जो है लोग टीचर भी हैं, और बहुत से डॉक्टर और इंजीनियर हैं, तो वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो ये सब तो मेरा अब चालू हुआ, ये जो से ऑनलाइन और लॉकडाउन वगैरह के बाद से मैं ऑनलाइन पे, वरना कभी इतना मैं एक्टिव नहीं रहता था ऑनलाइन पे। लेकिन मुझे ये लगा कि अगर आप ये फी से ज्वाइन करते हैं, और इन केस भविष्य में, जो कि अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद आपकी कोचिंग वगैरह जो खुलती है, क्योंकि आप जूम पे पढ़ते हैं, तो जूम पे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि वो फील आती, क्योंकि मेरा बेटा भी जूम पर पढ़ रहा है, बेटी भी जूम पे पढ़ रही है, उसकी स्कूलों की क्लास चल रही है, मैं देखता हूँ कैसे चल रही है। नहीं, आपको यहाँ पर फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इसकी सेटिस्फैक्शन क्लास में, क्लास के टाइमिंग की, क्लास में वीडियो क्वालिटी की, क्लास में क्वेश्चन क्वालिटी की सेटिस्फैक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। समझाना कैसे है इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। उपस्थित रहना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, इसकी गारंटी आपको लेनी होगी। अगर आप ये सारी चीज़, हम और आप दोनों लोग अपने अपने कमिटमेंट पर टिक गए, तो हम अपना ड्रीम अचीव भी कर लेंगे। समझ गए? तो मैं आपको इसके नीचे सारे लिंक भेज दूंगा, इनरोलमेंट का लिंक भी भेज दूंगा, और आपको वत्स विद्यार्थी का दे दूंगा। जो बच्चा जो है अभी इस साल एग्ज़ाम देना चाहता है, या जो बच्चा 2021 में भी एग्ज़ाम देना चाहता है, वो 11th का कोई अगर टॉपिक पढ़ना चाहता है क्रैश कोर्स के हिसाब से, तो भी वो जा सकता है, देख सकता है। कोई 10th का बच्चा अभी पास हुआ है, वो क्यूरियोसिटी है उसकी, देखना चाहता है तो देख सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 10th के बच्चे को क्रैश कोर्स उतना अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि जब कुछ बहुत कम जानता है ना बच्चा, वो 10th का। हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा, उनके टीचर लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं 10th में, 9th में ही, तो वो बच्चे बहुत अच्छा कर ले जाते हैं। इस बच्चे, मतलब 11th वाले बच्चे की मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुझे चाहिए एक ज़बरदस्त रिजल्ट। और ऐसा रिजल्ट तभी मिलता है जब मैं किसी बच्चे को 2 साल लगातार खूब मेहनत करके पढ़ाऊँ, एकदम निचोड़ दूँ, उसको निचोड़ दूँ एकदम, ऐसे पढ़ो जम के। इसमें तो मुझे 11वीं 12वीं दोनों पढ़ाना पड़ेगा, पूरा पढ़ाना पड़ेगा। इसमें भी मुझे 11वीं 12वीं दोनों पढ़ाना पड़ेगा, पूरा पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ मैं बोर्ड के लिए भी काम करूँगा, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, मतलब मैं बोर्ड के पेपर वगैरह भी आपको दूंगा, उनको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। मतलब हर चैप्टर वाइज मैं आपको, जब जो चैप्टर कंप्लीट होगा उसके लिए मैं एक 60-70 नंबर का एक पेपर बनाऊंगा, हर चैप्टर का इंडिविजुअल। अब वो मैं आपको देता रहूँगा हमेशा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते रहें। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं ही जाते हैं, कोचिंग वोचिंग के चक्कर में स्कूल नहीं जाते हैं, तो वो जो कोचिंग करता है वो भी मेरा कोर्स ले सकता है, बड़े आराम से ले सकता है। और इतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है कि जितनी एलन आकाश ये लोग इतनी फ़ीस ले लेते हैं, उतनी फ़ीस भी नहीं है भाई, बहुत कम पैसे में पढ़ा है। मुझे लगता है कि इतने पैसे में भी मेरा गुजारा हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैच अगर भर जाएगा, मैं 100 बच्चे से ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं हैंडल ही नहीं कर पाऊँगा भाई। 100 बच्चे से ज़्यादा का मैं डाउट ही नहीं बता पाऊँगा। जब मैं ज़्यादा बच्चों का डाउट नहीं बता पाऊँगा तो फिर मैं लूँ ही क्यों? मैं 10,000 बच्चा ही ले लूँ और उसके बाद फिर मैं वीडियो डाल के गायब हो जाऊँ, मैं किसी से मिलूँ ही ना, मैं किसी का फ़ोन ही ना उठाऊँ, मैं किसी से बात ही ना करूँ, तो वो मुझे नहीं करना है। मैं फ़ोन उठाता हूँ, मैं बात करता हूँ, और जो भी बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है ये बात जानता है कि सर बात करते हैं, सर रिप्लाई करते हैं, सर टेलीग्राम पे रिप्लाई करते हैं, सर व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं, सर मैसेंजर पे रिप्लाई करते हैं, सर जो है अगर फेसबुक पे भी कोई बच्चा मैसेज डाल देता है तो सर उसका भी रिप्लाई करते हैं। फ़ोन के मैसेज पर भी किसी का फ़ोन आ जाता है, मतलब मैसेज आ जाता है, तो भी मैं रिप्लाई करता हूँ। मेरे नंबर जो है वो आप लोगों को
बड़े आराम से रीचेबल रहेंगे। आप लोग मुझे 8948082653 8299043603 9569782912। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैंने 2 ही नंबर से चलाता हूँ। अब स्पेशली व्हाट्सअप करिएगा, टेलीग्राम भी क्या होता है कि इतने ढेर सारे नोटिफिकेशन आते हैं ना टेलीग्राम के, अलग अलग तरह के ग्रुप टेलीग्राम में भरे पड़े हैं, तो उससे बड़ा दिक्कत होता है। तो व्हाट्सअप पे बड़ा सही होता है कि एक इंडिविजुअल मैसेज मिलता है। व्हाट्सएप पे आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन पे कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली ओनली कॉलिंग के लिए है, ओनली कॉलिंग के लिए है। बहुत रात को कॉल मत करिएगा, ऐसा भी नहीं है कि आप रात को 2 बजे कॉल कर दें, ये भी मत करिएगा कि सर हमको इतनी क्यूरियोसिटी हो गई कि हमने अभी आपका वीडियो देखा और हमने 2 बजे कॉल कर दिया। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है आपको। 10 बजे के बाद कॉल मत करिएगा, मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा। सुबह 9 बजे के बाद ही कॉल करिएगा। मतलब मैं थोड़ा आलसी भी हूँ, सोता रहता हूँ, तो रात को जगता हूँ ना, वीडियो बनाने में रात को जगता रहता हूँ। तो आप ये देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगता है तो मैं सारे लिंक आपको डाल दूंगा, वत्स विद्यार्थी का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप वो जो क्रैश कोर्स वाला मैं बता रहा हूँ वो आप फ्री में ज्वाइन कर लें। पूरा सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा उसमें, 11th का 12th का। कुछ चैप्टर मैंने दूसरे उसमें डाल रखे थे, जैसे मैं उड़ान में था तो मैंने उड़ान में डाल रखे थे, तो वहाँ वाले हैं उड़ान के चैनल से जो है वो वीडियो मैंने अपने वाले, मुझे अपने ही वीडियो की ज़रूरत है, मुझे जो है दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वो वीडियो रखे नहीं हैं। और कुछ जो है टॉपिक आप मैं अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दे दूंगा, जो अनलिस्टेड वीडियो है मेरे, वो मैं लिंक दे दूंगा, ताकि आप वत्स विद्यार्थी पे जाएं और वहाँ क्लिक करें और वो वीडियो को देख सकें। ठीक है, तो मुझे इतना ही कहना था। अब बाकी आपकी इच्छा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैं इनरोलमेंट फॉर्म नीचे दे दूंगा, आप रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है, नमस्कार।